यूरोपीय कंपनियां अंग्रेजों को छोड़कर जो आई उनके बारे में, पुर्तगालियों के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, कि उनके अलग अलग वायसराय कौन थे, उनकी नीतियां क्या थी। फिर थोड़ा सा डचों की कंपनी वगैरह के बारे में पढ़ लिया, फ्रांसीसी कंपनी के बारे में पढ़ लिया, और फिर हमने क्षेत्रीय राज्यों के बारे में पढ़ लिया। अब आ गए हम भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना। यही तो वो कहानी है, हमारी पूरी राम कथा का रावण तो यही बैठा हुआ है ना, कौन, अंग्रेज। तो अब इस कहानी पे हमें आगे बढ़ना, और इसी कहानी पर हम आगे 1945 तक चलते रहेंगे। अंग्रेज अंग्रेज अंग्रेज, ये हमारी पिक्चर का एंटी हीरो है, ठीक है ना। एंटी हीरो कौन होता है? हीरो वो होता है जो पॉजिटिव हो, लेकिन अगर कोई किसी कहानी का केंद्रीय चरित्र है लेकिन पॉजिटिव नहीं, निगेटिव कैरेक्टर है, तो वो एंटी हीरो होता है, ठीक है। अब आप देखो, अभी आगे बढ़ रहे हैं, यहां पर इस बात को समझते हो कि जो हमने परिदृश्य देखा, वो परिदृश्य क्या है? वो परिदृश्य है कि भारत है और इधर जो है इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, और उसी को इन्हीं में एक छोटी सी पट्टी स्पाइस आइलैंड, यानी जहां पर बहुत सारे मसाले पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये हो गया भारत, और भारत के अंदर यहां पर एक शक्तिशाली मुगल साम्राज्य बैठा है, ठीक है ना। इस बात को समझो, फिर आगे बढ़ेंगे। जब पुर्तगाली आ रहे हैं तो पुर्तगाली मुगलों से पहले आए, अब आ गए थे ये 1498 से आगे, ठीक है ना, 1498 के आगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो जो डच हैं, अंग्रेज हैं, फ्रांसीसी हैं, खासतौर पर इन्हीं तीन की हम बात करें, फ्रांसीसी, ये तीनों जब आए तो भारत में क्या है? मुगल साम्राज्य। यहां पर मुगल साम्राज्य है, और मुगल साम्राज्य क्या है? वो बहुत अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य है, ठीक है ना। मुगल साम्राज्य अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य है, ठीक है। इस बात को हमें ध्यान रखना है, और जब कोई साम्राज्य शक्तिशाली है तो उससे आपको डर के रहना होगा, है ना। और यही यहां पर हुआ। तो आपने टॉपिक लिखा अंग्रेजी राज की स्थापना, उसमें एकदम शुरुआत में एक जो है बुलेट पॉइंट लिखना शुरू करिए, ठीक है। लिखो बेटा, पहला बुलेट पॉइंट, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन, यूरोपीय शक्तियों का आगमन दो चरणों में बांटा जा सकता है, दो चरणों में बांटा जा सकता है। डैश लगाओ, डैश लगाओ, और सब हेडिंग डालो, और उसमें लिखो पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली। पुर्तगालियों के आगे लिख दो डैश लगा के, मुगलों से पहले आए, मुगलों से पहले आए, और ब्रैकेट में लिख दो 1498 से आगे, यानी कि कहानी इसके आगे शुरू होती है, ठीक है, ठीक। फिर डैश लगाओ, दूसरा चरण, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। डेनिश इसमें नहीं लिख रहा है क्योंकि बहुत छोटी सी भूमिका है डेनिश की, तो उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी मुगल साम्राज्य की स्थापना के पश्चात भारत आए। हाँ, मैप अच्छा बन जाता है थोड़ा, है ना। मैप बनाना तुम लोग भी सीख लो। जैसे तुम लोगों को लगा अरे सर मैप अच्छा बनाते हैं, वैसे तुम्हारे एग्जामिनर को लगेगा कि अरे यार इसने तो मेन एग्जामिनेशन कितना सुंदर सा मैप बना दिया, इंप्रेशन होता है, ठीक है, उसका ध्यान रखना। डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद भारत आए, पूर्ण विराम। तब तक मुगल साम्राज्य एक अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य था, एक अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य था। ठीक है, अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य था। इसलिए भारत पर राजनीतिक नियंत्रण, भारत पर राजनीतिक नियंत्रण संभव नहीं था, ठीक है, लिख लो, भारत पर राजनीतिक नियंत्रण संभव नहीं था। क्लियर। अब ये कंसेप्चुअल पार्ट है, ये किताब से पढ़ते समय छूट जाता है, इसलिए इसको लिखवाया। अब देखो हुआ क्या, डचों के बारे में हमने पढ़ लिया है। डच जब भारत आ रहे हैं, ठीक है, डच जब भारत आ रहे हैं तो आ रहे हैं 1602 में, 1605 में, ठीक है। कौन? ये है डच, ठीक है। लेकिन ये केवल भारत नहीं आ रहे हैं, ये श्रीलंका भी पहुंचे हैं, ठीक है। बड़ी बात यह है, इसी को समझते रहो क्योंकि सवाल कंसेप्चुअल यहीं से उठ जाता है। यहीं से वो श्रीलंका भी पहुंचे, और इतने नहीं, ये इससे आगे इंडोनेशिया भी पहुंचे। कौन है? डच, डच। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है डचों की, कि डच यहां पर आ गए हैं और इन्होंने भारत में एक छोटा सा जो है ना अपनी बस्तियां बना करके काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है।
तो भारत में केंद्र बना लिया, श्रीलंका में केंद्र बना लिया और इंडोनेशिया में केंद्र बना लिया। अब डच जो है इतना ज्यादा जो है कंट्रोल कर रहे हैं यहां पर। तो अब क्या हुआ, डच आ गए हैं पहले, जैसे कहते हैं अपनी भाषा में, करे यार वो पहले पहुंच गया, हम पीछे रह गए, अंग्रेज भागे। उन्होंने कहा डच जहां जहां जा रहे पूरा तो पूरब की तरफ कब्जा, भारत पे ये चले गए, श्रीलंका पे कब्जा कर लिया, इंडोनेशिया पहुंच गए, जल्दी भागो वरना पूरब पे से ही तो सबको व्यापार करना है, हम पीछे रह गए। ठीक है ना, ठीक है, हम पीछे रह गए। अब यहां पर क्या होता है, यहां से पीछे पीछे अंग्रेज आएंगे, जिनकी कहानी अभी हम आगे आपको सुनाने वाले हैं, लेकिन यहां पर हमने आपको ये इसलिए बताया कि ये डच यहां पर आ गए, अभी अंग्रेजों का आना बाकी है। अब इनके पीछे आएंगे कौन, अंग्रेज। ठीक है ना, भाग के यहां से अंग्रेज आएंगे। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हारे प्रीलिम्स के कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि पुर्तगालियों के बाद, बुलेट पॉइंट में लिखो, पुर्तगालियों के बाद भारत में आने वाली अगली यूरोपीय शक्ति डच थी। अगली यूरोपीय शक्ति डच थी। डचों ने भारत में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। भारत में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की, कहां की, हम लोग लिख चुके हैं, पुलिकट। ठीक है, 1605 में भारत में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की, पूर्णविराम। साथ ही श्रीलंका और इंडोनेशिया में, श्रीलंका और इंडोनेशिया में अपना नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, अब जो लिख रहे हो उस पर स्टार बना देना या बुलेट ऐसे बना देना, कुछ भी, ताकि तुमको पता चले कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखो, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी करेंगे, आयुष आज बात करेंगे बेटा, ठीक है, अभी करेंगे इस पर। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी डचों से प्रतिस्पर्धा करते हुए ही भारत आई थी, भारत आई थी। प्रीलिम्स का सवाल है, सीधा पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी किससे प्रतिस्पर्धा करते हुए भारत आई थी, तो लिख देंगे पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी। अब आपको ध्यान है कि फ्रांसीसी बाद में आए हैं, आपको ध्यान है डेनिश बाद में आए हैं, दो पहले आए हैं पुर्तगाली और डच, तो पुर्तगाली नहीं लिखना, डच लिखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारत आई थी। अब देखो क्या होता है, इसके आगे चलते हैं। अब यहां पर है एक तरफ कौन है, यूरोपीय कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां। ये यूरोपीय कंपनियां एक नहीं है, कई सारी यूरोपीय कंपनियां आ गई, जो हमने देख लिया कि भाई एक कंपनी नहीं है, कई सारी कंपनियां आ गई हैं। और ये समय कौन सा है, अभी ये उत्तरकालीन मुगल नहीं, अभी तो हम लोग पीछे चल रहे हैं ना, जब अंग्रेज आए हैं भारत के अंदर, यूरोपीय कंपनियां आ गई। और यूरोपीय कंपनियों के साथ में यहां पर अब दो मोर्चे हैं। पहला मोर्चा क्या है, पहला मोर्चा है भाई, एक तरफ यूरोपीय कंपनियों को किससे टकराना है, वो है हमारे मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। ठीक है, मुगल साम्राज्य से क्या संबंध रहेगा, इस पर काम करना है, इन सारी की सारी कंपनियों को। दूसरी चीज क्या इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि यूरोपीय कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा। ठीक है, यही तो हो रहा है ना, एक तरफ मुगल है और दूसरी तरफ यह है। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा, इसी के बीच में तो अंग्रेज काबिज होंगे, इसी के बीच में तो अंग्रेज हम पर राज करेंगे, स्थापना करेंगे अपने साम्राज्य की। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमको दिखाई दे रही। इतनी बात तो समझ में आ गई ना, असली बाजरा यही है। ठीक है ना, ये आ गया। यूरोपीय कंपनियां जब भारत आई तो कम से कम इनको 16वीं सदी में, है ना, 16वीं सदी में इनको ये चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सॉरी, ये 1600 के बाद की कहानियां 17वीं सदी में। ठीक है, ये हमें इंपॉर्टेंट एक पॉइंट दिमाग में रखना है। ये समझ में आ गया, इसको लिख लो, अगला बुलेट पॉइंट। ठीक है, अगला बुलेट पॉइंट लिखो, इस तरह 17वीं सदी में यूरोपीय कंपनियों के सामने दो चुनौतियां थी। अगर तुम लोग बनाते बनाते साथ में ये ऐसे खींच देते हो तो बहुत ही बढ़िया नोट्स में, वरना ऐसे लिख लो, बाद में बना लेना या पीपीटी तुम्हारे दिमाग में हो। यूरोपीय कंपनियों के सामने दो चुनौतियां थी। नंबर एक, मुगल साम्राज्य से संबंध, और नंबर दो, यूरोपीय कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा। ये दो चुनौतियां हैं। अब इसी परिदृश्य में हमारे जानी दुश्मन, मतलब जानी दुश्मन से मतलब यह है कि हमको गुलाम बनाने वाले जो है अंग्रेज आ रहे हैं। ठीक है, इसी परिदृश्य में, इसी परिदृश्य में अंग्रेजों का आगमन हुआ। तो एक पॉइंट लिखो यही वाला कि इसी परिदृश्य में अंग्रेजों का आगमन हुआ। ठीक है, ठीक है,
ठीक है। कोमल, ये कोमल जो है वो लिखती है और अच्छा लगता है, ठीक है। मैंने तुम्हारा ये कमेंट पढ़ लिया कोमल, जाफिर का भी कमेंट पढ़ लिया, ठीक है। स्टूडेंट्स को जब समझ में आ रहा हो, उन्हें क्लास अच्छी लग रही हो, और क्या चाहिए टीचर को, ठीक है ना। चलो, इसी परिदृश्य में अंग्रेजों का आगमन हुआ। अब यहां पर एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं क्लास में। आज की क्लास का मॉडल क्या स्पेशल है वो मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे ये लगा कि मैं ये जो समझाता चलता था वो समझाऊं और कंसेप्चुअल चीजें आपको मैंने लिखवा दी, बढ़िया से ड्रॉ भी करवा दी। आप ऐसे ऐसे ड्रॉ भी करते साथ में चलते होंगे, जो मैं डिक्टेट करता हूं वो लिख भी लेते होंगे। अब जो है देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल फैक्चुअल है, उसमें बोरियत हो जाएगी, ठीक है ना, उसमें बोरियत हो जाएगी। ये फैक्चुअल डिटेल्स, उसमें क्लास में ऊब लग जाती है यार, इतनी सारी फैक्चुअल डिटेल्स हैं। तो क्या करेंगे, नोट्स ही बना रहे हो, नोट्स के बीच में तुम देखते चलोगे कि तुमको कितना सारा स्पेस छोड़ देना है, और ये तुमको मैं अपने जो नोट्स मैंने बनाए वो तुमको पीपीटी में आज ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये यही पर एक मॉडल हमें देखना है और अपने दिमाग में रखना है कि ऐसा ना हो कि फैक्ट्स लिखते समय इतनी ऊब पैदा हो जाए क्लास के अंदर, ठीक है, कि आप जो है कंसेप्ट छूट जाए आपसे। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हम आपको लिखवाते चले जाएंगे ना तो बहुत लंबा समय लगता है। तो अभी हमने क्या देखा, ये मैंने बताया कि आज के क्लास का जो मैंने कहा ये मॉडल है, जो परफेक्ट मॉडल मुझे लग रहा है आपके लिए वो ये है। इसी परिदृश्य में क्या होता है, अंग्रेजों का आगमन। अब अंग्रेज आ गए, ताली बजाओ, ठीक है। वो भी करेंगे। सुप्रिया, आज 2 सवाल ले लिए मैंने, आज के लिए 2 सवाल काफी हैं। थोड़ा लिखने पढ़ने के बाद 1-2 सवाल। एक सवाल था कि सर ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर या हिस्ट्री, और दूसरा ये आ गया कि राइटिंग वाला, ठीक है ना। हाँ हाँ, पेज जो है खाली वाला भी छूट रहा है, एक अंदाजा भी तुम ले लोगे कि इतना हम स्पेस छोड़ रहे हैं, फिर आगे सर लिखवा रहे हैं, और इसको कहीं बाद में फुर्सत से लिख लेना, क्योंकि ये क्लास के फ्लो को रोकता है। मैं लिखवाने लगूंगा ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो घंटों भर उसमें लग जाता है, ठीक है ना। अभी सब पढ़ाएंगे बेटा ज्ञानेश। अब देखो यहां पर क्या होता है कि अब अंग्रेजों का आगमन हो रहा है, अंग्रेज यहां भारत में आ रहे हैं, और अंग्रेज भारत में आकर के इनका हमें देखना पड़ेगा कि पहली फैक्ट्री, यहां पर बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, इसका ध्यान रखना कि पहली फैक्ट्री कौन सी है, पहली फैक्ट्री। लेकिन यहां पर एक एम्फेसिस पॉइंट ऐड हो गया है, अस्थायी, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये अस्थायी फैक्ट्री बनी, स्थायी नहीं है, ठीक है ना। सुधांशु कह रहा है, पापा भी कह रहा है। अच्छा, हैंड राइटिंग मेरी भी बहुत गलत है सर, भारत किसी के साथ बुरा नहीं करता है, तो फिर भारत के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। चलो इस पर सब पर बात करेंगे। अच्छा, अब इस पर तुम लोग बताओ कि मैं पीपीटी यूज ना करूं ना, तुम लोग कह रहे हो, लेकिन यही तो पीपीटी में तुमको देने वाला था ना, फैक्ट्स वाली। मैं ये कह रहा था कि तथ्यों की तुमको पीपीटी में दे दूंगा, तो इसके बाद अभी फिर कंसेप्ट्स पे आ जाएंगे। एक बार इसको जरा देख लो। तुम्हारा मैराथन क्लास तब होगा जब तुम एग्जाम देने जा रहे होगे सोनाली, तभी जाओगे एग्जाम देने के लिए। चलो इस पर बताओ जरा, तुम लोगों का एक वोटिंग करवा लेते हैं। नो पीपीटी, नो पीपीटी, पीपीटी से पढ़ाइए। रवीना कह रही है पढ़ाइए, बाकी जाफिर भी कह रहा है पढ़ाइए। सलाम का जवाब भाई हसन, क्यों सलाम का जवाब क्यों नहीं देता हूं, मुझे दिखेगा मैं जरूर दूंगा, ठीक है। नो पीपीटी, चलो मैं समझ गया, तुम लोग कह रहे हो पीपीटी यूज ना करो। चलो अब लिखो जरा, तब तो लिखो, जल्दी जल्दी से लिखो। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखो। पहला बुलेट पॉइंट, पहली फैक्ट्री ब्रैकेट में लिखो अस्थायी डैश सूरत, ठीक है, सूरत। ब्रैकेट में लिखो 1608। मैं ये मानता हूं कि ये एक्सरसाइज ना, ये पीपीटी तुमको जब बीच बीच में मैं आपको छोड़ करके ना, मैं कहूं कि इतना स्पेस छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, वो बेटर होगा। इतना लिखना है। तुम देखो ये फैक्ट्स हैं, अगर मैं तुमको लिखवाने लगूंगा तो कितने सारे फैक्ट्स हैं, मैं तुमको उससे बेहतर है समझाता चला जाऊंगा और लिख लोगे तुम अपने आप। इतना फैक्ट अगर लिखवाएंगे ना तो भाई तुम समझ नहीं रहे हो क्या होने वाला है। इतना फैक्ट है, केवल स्थापना करनी है। मैं तुमको दिखाई दे रहा हूं ताकि तुम देख लो, तुम इतना लिखने को तैयार हो, मैं तुमको लिखवाने को तैयार हूं, ठीक है। इतना अगर तुम लिखने को तैयार हो, मैं लिखवाने को तैयार हूं। घंटों लग जाएंगे, घंटों। बीच बीच में लिखो, बाकी इसको ही फैक्ट शीट को लिखो, ठीक है ना। मैं समझा देता हूं, ठीक है। मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारी कंसेंट के बिना आगे नहीं बढ़ूंगा। मतलब टीचर जो है ना, मेरी आदत है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात तक कन्विंस किए बिना आगे नहीं बढ़ूंगा कि नहीं मैं ये ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करने करूंगा, नहीं, दोनों है यार, ठीक है। तो दोनों जब कहेंगे कि हाँ ठीक है, खुश है, तब आगे बढ़ूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि कितने पेजेस तुम देख लो कितना, और या तो क्या होगा कि मैं अभी छोड़ता चला जाऊं कि ठीक है छोड़ो यार, जल्दी जल्दी करवा दे, थोड़ा थोड़ा कुछ लिखवा दे, भूल जाओ। मैं ये चाहता हूं कि कुछ ऐसा बने कि मैं आपसे ये कह सकूं कि बच्चे इसके बाद कुछ पढ़ते हो तो ठीक, नहीं पढ़ते हो तो ठीक, ठीक है ना। मैं ये दावा करना चाहता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसमें तक बहुत ऊर्जा मत लगाओ, उसमें ऊर्जा मत लगाओ, ये सब याद हो जाएगा, याद करने की चिंता ना करो, इसी पे तो मेहनत करनी है। आफत आ गया, कह रहा है कि नो पीपीटी, नो पीपीटी। यस सर, समझाओ, वैसे भी फैक्ट हम खुद ही लिख लेंगे, समझा दो सर। बस मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बार बार तुमको कुछ समझाना चाह रहा हूं, मेरी बात को एक बार ध्यान से सुन लो। मैं ये सब अगर तुमको लिखवाऊंगा, एक टॉपिक खत्म करने में 3 क्लास 4 क्लास लगने वाली है, नहीं होगा इससे पहले, क्योंकि तुम्हारी लिखने की एक स्पीड है, ठीक है ना, एक स्पीड है। तो उस स्पीड को मेंटेन कैसे करेंगे यार। 4 अगर अंग्रेजों की स्थापना करने में 4 क्लास लगवा दोगे, तुम मॉडर्न हिस्ट्री में 150 क्लास में नहीं जो है कम पड़ जाएंगी, 150 क्लास कम पड़ जाएंगी। तो 150 क्लास में खाली मॉडर्न पढ़ोगे तुम, तो यूपीएससी में खाली मॉडर्न इंडिया करके आना है, नहीं करके आना। फैक्ट्स पर अलग से ध्यान देना पड़ेगा, इसी मॉडल पे चलने दो, समझाएं लिखाएं, स्पेस छोड़ो, मैं उसको और अच्छे से समझा दूं, आगे बढ़ जाऊं। उसमें एनालिसिस कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, समझाना कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखो। कुछ एक बच्चे अभी भी नो पीपीटी पर लगे हुए हैं, मैं उन्हीं से बात कर लूं कि बच्चे
मेरी बात को यह समझो कि या तो मैं तुमको तथ्य छोड़ दूं, मैं कहूं कि ठीक है बाकी तथ्य बत्थे तो तुम लोग अपने मटेरियल से कर लेना, ठीक है, कि अपना मटेरियल से कर लेना जाकर के, नहीं होगा, ये मैंने निकाले तुम्हारे लिए, मैं समझ रहा हूं कहां से सवाल आता है, कहां से सवाल आ सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखो, ठीक। पोल लगवा दें, नहीं पोल नहीं लगवाऊंगा, पोल नहीं करवाना है, सारे बच्चे समझ जाएंगे, जब उनको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएगा तो वो समझ जाएंगे, ये कुछ यहां पर याद नहीं होने वाला, वो याद होगा तुमको अपने आप से जब मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है। फैक्ट्स को खुद लिख लो, तो मैं समझ रहा हूं कि सारे बच्चे इस मॉडल पर कन्विंस हो जाएंगे, और कन्विंस हो जाओ, हिस्ट्री बेटा बहुत डिफरेंट है, इतना फैक्ट भरा पड़ा है ना कि पागल हो जाओगे, या तो समझ में नहीं आएगा या तो रट्टा मार विद्या के तरीके से हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। मेरी बात को मैं समझता हूं कि स्टूडेंट्स मेरे समझ गए, तो उसके बाद अब यहां पर दो तीन चीजें आपको देखते चलना है कि हम करेंगे बात भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। मैंने क्या कहा, सवाल में ध्यान कैसे रखना है, यही सब बातें अगर लिखवाऊंगा तो नहीं हो पाएंगी। पहली फैक्ट्री अस्थायी रूप से स्थापित हुई सूरत में, कब स्थापित हुई, 1608 में, ठीक है। दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई मसूलीपट्टनम में, और ये क्या लिखा है, दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री, लेकिन ये ऐसी फैक्ट्री है जो स्थायी फैक्ट्री है, ये ध्यान रखना है, स्थायी फैक्ट्री है, और चूंकि ये स्थायी फैक्ट्री है इस वजह से अगर पूछा जाए सवाल कि पहली स्थायी फैक्ट्री कहां स्थापित हुई तो वो मसूलीपट्टनम होगा, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है ऐसे सवालों के छोटे छोटे ट्विस्ट को समझना। अब जैसे हमने देखा कि अंग्रेज जब आए हैं तो यहां मुगल है, कौन सा मुगल बादशाह है यहां, उस समय है जहांगीर 1608 में, और जहांगीर के पास आते हैं कप्तान विलियम हॉकिंस या कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है ना, ठीक है। सब पापा सब आ जाएगा, पापा पापा कुमार तुम्हारा नाम ऐसा यार कि तुमको पापा कहना पड़ेगा, कितना तुम एम्बैरेसिंग है टीचर के लिए, नाम तो बदलो, कुमार कहूंगा तुमको, ठीक है ना। समझो या इसे समझना, तुमको स्पेक्ट्रम की तरह नहीं पढ़ना। कौन आ रहा है, यहां पर आ रहा है जहांगीर, जो हमने बात की कि मुगलों के समय में अंग्रेज भारत आ रहे हैं। खैर यहां दरबार में पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम सूरत में फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, अस्थायी रूप से उन्होंने वहां पर अपना बोरिया बिस्तर रख दिया था, लेकिन जहांगीर ने कहा कि नहीं भाई हम अनुमति नहीं देने वाले हैं, क्योंकि पहले से ही पुर्तगाली वहां पर बैठे हैं, डच वहां पर बैठे हुए। अब यहां इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, हॉकिंस को खान की उपाधि दी, फैक्ट्री लगाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन उपाधि तो फ्री में मिलती थी तो वो दे दी, और कैप्टन हॉकिंस जो है उसको कहा गया इंग्लिश खान। सवाल कहां से बन सकता है, सवाल बन सकता है कि इसमें से कौन सा जो ब्रिटिशर्स है, यूरोपीय है, उसको जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी, तो तुमको कहना है विलियम हॉकिंस को, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, ये पॉइंट आ गया। अच्छा, इनको तो अनुमति उसने दी नहीं। उसके बाद आए सर टॉमस रो, कब आए, 1615 में, और अपने साथ वो लाए चिट्ठी, जेम्स प्रथम की चिट्ठी, उनके राजदूत बन के आए। राजा के पास आओगे, राजा की चिट्ठी लाओगे तो थोड़ा वजन आएगा, ठीक है ना, वजन आ जाएगा। तो क्या हुआ, जेम्स प्रथम की चिट्ठी लेके आए, जहांगीर को दिया कि अरे मालिक ये जो है विलियम्स अपने आप आ गया था, मैं चिट्ठी भी लेके आया हूं, जहांगीर के दरबार में पहुंचा। और टॉमस रो ने ये जो है अनुमति जो चाहते थे पहले, वो अनुमति टॉमस रो ने प्राप्त किया, थॉमस रो ने प्राप्त की। सवाल कैसे आएगा कि जहांगीर से या मुगल साम्राज्य में फैक्ट्रियों की स्थापना करने की अनुमति निम्न में से किस ब्रिटिशर्स को मिली, टॉमस रो को मिली। आया था पहले विलियम हॉकिंस, उसको नहीं मिली। अब इनको अनुमति क्या मिली, उनको कहा गया कि ठीक है भाई तुम सूरत में फैक्ट्री खोल लो। ध्यान दो 1615 में आए हैं, सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली है, तो ये जो अस्थायी फैक्ट्री खोली थी वो फैक्ट्री उन्होंने वहां पर खोल के रखी, लेकिन और भी फैक्ट्रियां यहां पर उनको स्थापित करनी थी। तो थॉमस रो के बाद कौन कौन सी फैक्ट्रियां स्थापित हुई, ये आपको दिमाग में रखना, क्योंकि अंग्रेजों की फैक्ट्रियों से प्रश्न आ सकते हैं। तो सूरत पहले से स्थापित है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, अस्थायी थी, इसको स्थायी कर दिया, ठीक है ना, इसको इन्होंने स्थायी कर दिया, तो स्थायी तो मिल गया, यानी बाद में सूरत भी स्थायी फैक्ट्री हो गई। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने खोली आगरा में, मुगल राजधानी के भीतर आगरा में फैक्ट्री खोल दी, और यहां पर कपड़े और बाकी सब चीजों के व्यापार की इन्होंने जो है स्थापना की। अब देखो भाई हमारे बिहार वाले स्टूडेंट्स, पटना बिहार में, पटना में एक फैक्ट्री खोली। सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि टॉमस रो से अनुमति मिलने के बाद अंग्रेजों ने कहां कहां पे फैक्ट्रियां खोली, तो सूरत की फैक्ट्री को स्थायी कर लिया, आगरा में खोली, और फिर पटना में खोल दी। लेकिन भाई पटना वालों, बिहार वालों क्यों खोली, वहां पर नमक कपड़े का व्यापार भी करते थे, लेकिन ठीक है क्या है, अफीम का व्यापार पटना से करते थे, मनोहर, कुमकुम, ठीक है ना। पापा रुक जाओ भाई, अब रुक जाओ, तुम लोग कभी कुछ टीचर की भी मान लो, मैं कह रहा हूं केवल स्थापना पढ़ने में कितना लिखवाओगे यार, 4 क्लास 5 क्लास लिखवाओगे, तुम्हारे जो है ना, तुम्हारे इंस्टीट्यूट वाले भी कहेंगे सर 200 क्लास में मॉडर्न इंडिया कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है, आप ही पढ़ा रहे हो, और मैं कहूंगा कि मैं नहीं पढ़वा रहा हूं, मेरे बच्चे मुझसे पढ़वा रहे हैं, क्योंकि वो लिखना कहेंगे यहीं सर यहीं पे लिखवाओ, ठीक है ना। अलीना बात समझो बेटा, ये सब समझ में आ जाएगा, मैं लिखवाता चला जाऊंगा, समय कितना लगाओगे, तुम तैयार हो 200 क्लास में मॉडर्न इंडिया पढ़ने के लिए? अगर तैयार हो तो फिर भाई बात कर लो बैच कोऑर्डिनेटर से कि सर मैं 200 क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आपसे नहीं पढ़ सकते। समझ तो आ रहा है, सवाल तो निकल रहे हैं, सवाल ही निकालने हैं, यही जाके तुम जो है कहीं से पढ़ते हो, ये सवाल नहीं निकाल पाते हो, ठीक है ना। चलो चलो, नम्रता लिख रही हो युद्ध विराम लग गया, अभी तो युद्ध हुआ ही नहीं था, डिस्कलेशन होना शुरू हो गया। चलो, तो अब क्या हुआ, यहां पर पटना में जो फैक्ट्री खोली वहां से अफीम का व्यापार कर रहे हैं। फिर एक फैक्ट्री इन्होंने अहमदाबाद में खोली, और फिर हमने क्या बताया था 1611 में मसूलीपट्टनम, ठीक है, 1611 में मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री भी बन गई, ठीक है, बन गई। अब देखो जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां, अगला बादशाह जो बनता है वो बनता है शाहजहां, और शाहजहां जो है उसके समय में एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने वाला है, जो आपको ध्यान रखना है, जहां से सीधा सीधा
प्रश्न बन सकता है। प्रश्न क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बहुत आराम से सब संबंध इनके चल रहे हैं और उन संबंधों में कोई दिक्कत नहीं आ रही। बस हुआ क्या कि पुर्तगाली जो हैं, जो पहले भारत आ चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं, वो पुर्तगाली हुगली जो है बंगाल के भीतर, वहां पर कुछ बवाल कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। हुगली, यूपीएससी ने यहां से सीधे सीधे प्रश्न पूछा है और वो प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस समय गलत कर दिया था, ये ध्यान रखना है। शाहजहां के समय बाकी सब सही चल रहा है, पुर्तगाली जो है हुगली में गड़बड़ कर रहे हैं। हुगली में गड़बड़ क्या कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है कि अंग्रेजों ने ये पुर्तगालियों ने हुगली में जाकर के अपना अड्डा बनाया है और वहां से वो बाकी लोगों के ऊपर हमला करते हैं, डचों पे हमला करते हैं, अंग्रेजों पे हमला करते हैं और लूट मार करते हैं बंगाल की खाड़ी में। तो उसने क्या किया, 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। कहां? हुगली पर। ठीक है ना, हुगली पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने चुपचाप समर्थन किया, बोले शाहजहां साहब आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, पुर्तगाली बहुत गंदे हैं। और उसके बाद अंग्रेजों ने चुपचाप बंगाल में व्यापार के अवसर प्राप्त कर लिए। ठीक है, ये चालाकी थी इनकी कि हुगली में इन्होंने व्यापारिक अड्डा खोल दिया अंग्रेजों ने। ठीक है, स्थायी व्यापारिक अड्डा खोल दिया हुगली में। यहां से इंपॉर्टेंट सवाल। उसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से सवाल बनते हैं वो है प्रेसिडेंसीज। ठीक है, प्रेसिडेंसीज की प्रेसिडेंसी क्या है? पहली प्रेसिडेंसी मद्रास। तो आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों ने कहां अपनी पहली प्रेसिडेंसी स्थापित की थी और उसमें मद्रास, बंबई, कलकत्ता तीन तो होंगे ही होंगे। आप कहेंगे मद्रास, क्यों? क्योंकि आपसे देखो पीवाईक्यू में पूछ लिया, 1639 में अपनी जो है पहली प्रेसिडेंसी कहां पर स्थापित की? मद्रास में स्थापित की। सीधा सवाल। ठीक है ना। दूसरा सवाल कहां से पूछा कि जमीन किससे मिली? स्थानीय नायक शासक से जमीन मिली। नायक, आपने मध्यकाल पढ़ा होगा, विजयनगर साम्राज्य की व्यवस्था हुआ करती थी नायकर व्यवस्था, वही नायक है जिससे जमीन मिल रही है अंग्रेजों को। और यूपीएससी यहां से सीधा सवाल पूछ रही। तीसरा सवाल जो ध्यान में रखना है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां स्थित है। अगर ऐसे पूछ लिया जाए फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां स्थित है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कहां पर स्थित है। सोनाली, कुछ भी सिर से ऊपर नहीं जा रहा है बेटा, जिद नहीं किया करो। ठीक है ना, जिद नहीं किया करो। अभी बता रहे प्रेसिडेंसी क्या है, अभी बता रहे, पहले स्थापना हो जाने दो। सेंट जॉर्ज, फिर उसके बाद क्या आता है? दूसरी प्रेसिडेंसी आ जाती है, वो प्रेसिडेंसी है बंबई प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, कब स्थापित हो रही है? 1668। जैसे वहां पर एक बार सवाल पूछ लिया, हो सकता है पूछ ले कि बंबई प्रेसिडेंसी जो है वो किसने स्थापित की। ठीक है, बंबई प्रेसिडेंसी अंग्रेजों ने स्थापित की। कब स्थापित की? 1668 में स्थापित की। लेकिन यहां की कहानी बंबई की थोड़ी इंटरेस्टिंग है, ये शादी बारात वाला मामला है यहां पर। ठीक है ना, अभी पापा अभी रुक जाओ बेटा। ठीक है ना, तो शादी बारात का मामला है। हुआ क्या कि पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बंबई दहेज में दिया था। दहेज भारत में नहीं चलता दहेज, वहां भी चलता है। 1961 में शादी हुई। कब शादी हुई? 1961 में। और राजा हुआ करते थे चार्ल्स द्वितीय और उनकी पुर्तगाली जो लड़की थी, राजकुमारी थी कैथरीन, उसके साथ शादी हो गई। शादी हुई तो शादी में 1661 में दहेज में दे दिया अंग्रेजों को। अब अंग्रेज तो अंग्रेज है, राजा है, वो वहां पर बैठा हुआ है। उस राजा के बनाई हुई कंपनी, मतलब उसका चार्टर देता था ना राजा, उसका चार्टर दिया हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उसने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि यार ये बंबई वाला हमारा जो घर हमारे ससुर ने हमको दहेज में दिया है, इसका हम क्या करेंगे? हम कहा इंडिया में आते हैं, तुम लोग इसको ले लो। कब ले लो? 1668 में 10 पाउंड सालाना किराया। सोचो जरा कितने मजे में मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। 10 पाउंड सालाना किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को राजा ने दे दिया। ये दूसरी प्रेसिडेंसी है। तीसरी प्रेसिडेंसी समझ लो कलकत्ता है। कलकत्ता की कहानी ये सबसे आखिरी में बनी 1690 में। मद्रास, बंबई, कलकत्ता। कलकत्ता आखिरी है। कहां बनी? ये हुगली नदी जो होती थी, हुगली में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित कर ली। अभी आपने देखा किसके समय में? शाहजहां के समय में, 1632 में। हुगली नदी के किनारे हुगली स्थित था और ठीक उसके बगल में इन्होंने वो कलकत्ता दिया है। कलकत्ता बना कैसे? बड़ी दिलचस्प कहानी है। हुगली में पहले से बैठे हुए 3 गांव हैं। एक गांव है, रुको, ये 3 गांव हैं। एक गांव है सूतानाती, गांव का नाम है। दूसरा गांव है गोविंदपुर और तीसरा गांव है कोलिकाता। ठीक है ना, कोलिकाता। परेश रावल का एक बहुत ही फेवरेट वो सीन है जिसमें वो कोलकाता को, वो शाहिद कपूर को समझा रहा है इशारा कर करके, क्योंकि शाहिद कपूर समझ नहीं पा रहे। तो कोलकाता, ये वाला जो कोलकाता है ना हमारा, ये कोलकाता है। ठीक है, कोलिकाता या कोलकाता, और वही कोलकाता जो है कलकत्ता बनता। तो ये 3 गांव थे, कलकत्ता छोटा सा गांव है। तो कोलिकत्ता जो है उसी को आगे जाकर के इन्होंने पूरा शहर बसा दिया 1690 में। अब यहां पर देखिए एक नाम महत्वपूर्ण है, वो है जॉब चार्नॉक का। जॉब चार्नॉक नाम का ये अधिकारी था, जॉब चार्नॉक। तो हुगली और ये 3 गांव, तीनों को मिलाया और उसने यहां पर एक फैक्ट्री स्थापित कर दी। धीरे धीरे इस फैक्ट्री को किले में तब्दील कर दिया, यानी यहां पर किला बना दिया, फैक्ट्री के अंदर किला स्थापित कर दिया। उसका नाम रख दिया फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम कहां स्थित है? तो कलकत्ता में स्थित है। अब देखो जरा कि एक हो गई फैक्ट्री, एक तो हो गई फैक्ट्री। फैक्ट्री क्या हुई? हमने पहले आपको बताया कि व्यापारिक केंद्र है, यानी एक तरीके की समझ लो दुकान खोल के बैठे, प्लस जो सामान जिसका ये व्यापार करते हैं वो माल गोदाम है, प्लस तीसरी चीज जो है वो अधिकारियों का निवास है। ठीक है, अधिकारियों का निवास। ये 3 चीजें एक फैक्ट्री के अंदर आती थी। अब क्योंकि फैक्ट्री बन गई तो फैक्ट्री के आसपास बस्ती बन गई, तो फैक्ट्री भी कही जाती है, बस्ती भी कही जाती है। लेकिन उसके बाद क्या है? दूसरी चीज है जिसको कहते थे पोर्ट।
ठीक है, या किला। किला इसका मतलब क्या हुआ? फैक्ट्री की किलेबंदी, इनका कहना था सुरक्षा, लेकिन सुरक्षा व आक्रमण, क्योंकि जब झगड़ा करते हो तभी घर में जो है कट्टा तमंचा रखोगे, अगर झगड़ा नहीं होता है तो फिर नहीं होता है, ठीक है ना। सुरक्षा व आक्रमण, फैक्ट्री की किलेबंदी और सुरक्षा व आक्रमण की दृष्टि से, ये दूसरी चीज हो गई। यानी फैक्ट्री हो गई, फैक्ट्री को जब किला बना दिया तो हो गया वो फोर्ट, फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, इस तरीके के फोर्ट बन गए। अब देखो तीसरी चीज इसी में, प्रेसिडेंसी, ठीक है। प्रेसिडेंसी क्या है? ठीक है, फोर्ट के आसपास कंपनी के नियंत्रण, कंपनी के आसपास कंपनी के नियंत्रण का क्षेत्र, ठीक है ना। जैसे आप जानते हैं कि प्रेसिडेंसी बनी मद्रास, बंबई, कलकत्ता, आसपास बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, वही क्षेत्र आखिरकार प्रेसिडेंसी कहा जाने लगा, ठीक है ना, प्रेसिडेंसी कहा जाने लगा। ये इसको कहें कि कंपनी के क्षेत्रीय प्रभाव क्षेत्र, क्षेत्रीय रूप से जो प्रभाव क्षेत्र बना दिए कंपनी ने, वही यहां पर हमें दिखाई देते हैं, ठीक है ना। पहला हो गया हमने कहा फैक्ट्री, दूसरा हो गया फोर्ट, और तीसरा हो गया प्रेसिडेंसी। ये मूलभूत फर्क है, ठीक है ना। तो पहले आपने देखा क्या, एक सिस्टमैटिकली चीज लिख लो कि जो वहां पर जहां खत्म किया था लिखना, उसके बाद एक हेडिंग डाल दो, भारत वे ईस्ट इंडिया कंपनी, लिखो। ए भाई, ये ऊपर का एक जो कमेंट है कि कोलकाता में बंगलिनियां रहती थी, इस तरीके के कमेंट्स में जो है ना, यहां पे बेटा बर्दाश्त नहीं करता हूं, ठीक। सब बढ़िया है, एक डिसेंसी रहनी चाहिए, एक स्तर से जो है ना नीचे बातचीत यहां पे नहीं जाएगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखो, वरना मैं परमानेंटली ब्लॉक करवा दूंगा। क्लास है तो क्लास का डिकोरम है, ठीक है ना, तो ये डिकोरम है, उसको मत तोड़ना। एक चीज, दूसरी चीज है ना कि यूपीएससी की तैयारी करने आए हो, एबीसीडी पढ़ने नहीं आए हो, एबीसीडी पढ़ने नहीं आए हो। तो जो एबीसीडी पढ़ने के लिए आ रहा है वो पहले जाए एबीसीडी पढ़े। यूपीएससी कह रही है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए तब अपेयर होगे, ठीक है। इसलिए इसका ध्यान रखो कि सर एबीसीडी पढ़ा दीजिए, काका दादा पढ़ा दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। पढ़ो, दिमाग लगाओ। मैं नाम नहीं ले सकता हूं कैमरे के ऊपर, लेकिन एक बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, उसके डायरेक्टर से एक बार जो है कहीं मुलाकात हुई, तो हमने कहा कि सर इतने रिजल्ट्स आपके क्यों आते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए हम तो ना ऐसे पढ़ाते हैं और अपने टीचर्स को कहते हैं कि बच्चे को मेहनत करने पे मजबूर करो। तो हमने कहा कि क्या सर मेहनत करने पे मजबूर करो? बोले हाँ, इतना ऊंचे लेवल का पढ़ाते हैं कि बच्चे को अपने आप को ना थोड़ा ऊंचा लाना पड़ता है। अभी क्या हुआ है कि बच्चा इतना नीचे जो है चला जाता है कि सर पहले आप ये समझा दीजिए कि अंग्रेज क्या होता है, ठीक है ना, उसके बाद हमको समझाइए कि अंग्रेजी क्या होता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे सर अंग्रेजी कंपनी क्या होता है। तो बच्चा कह वहां आ जाओ सर, अब बच्चा वहां जाओ यार, क्लास 8 करके आओ, यूपीएससी में कहाँ आ रहे हो, एसएससी में चले जाओ, छोटे से वनडे कंपटीशन में चले जाओ। यूपीएससी में आने के लिए ना थोड़ा सा लेवल होना चाहिए। इसलिए मैं मेरा दिमाग उस पर खराब होता ना कि सर कंपनी क्या होती है फलाना। अरे पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं तुमने, सब कुछ यही पढ़ के जाना है। मैं जेस्चर समझ लेता हूं, ठीक है, ऐसा जो है गड़बड़ हो जाएगा। मेरे साथ में कुछ चीजें जो है बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करता, और वो है लो लेवल टॉप, जिसके लिए मैंने अभी डांटा। ये कौन था मैं उसका नाम नहीं देख पाया क्योंकि वो निकल गया, वो निकल गया, उसका नाम निकल गया, ठीक है। अगली बार मैं स्क्रीनशॉट लेकर के ना परमानेंटली ब्लॉक करवाऊंगा। दूसरी चीज है कि टीचर पर भी तो थोड़ा विश्वास करोगे। जब तुम्हारा टीचर तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास कर रहा है, तुम्हारे लिए क्या भला है ये तुम्हारे लिए टीचर समझता है, तभी तो यहां आए हो, ठीक है ना। तो थोड़ा एडजस्ट करो, तुमको 2-4 दिन में अभी जो है समझ में आ जाएगा कि सर यही अच्छा है, ठीक है। चलो, तो वहां पर हेडिंग डाल दो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके नीचे वहीं पर लिख दो इंग्लिश में PPPT, ऐसे करके रेफरेंस आ गया, ठीक है। उसको तुमने छोड़ दिया, और ये दूसरी स्लाइड आ गई। 2 स्लाइड के बाद आप ये लिखिए जरा, 2 स्लाइड के बाद, मतलब 2 स्लाइड भर का स्पेस छोड़ो नोट्स में और इधर आ जाओ और पॉइंट लिखो, ठीक है। अभी सब क्लास में लेंगे बेटा, ये समय इधर उधर बहुत ज्यादा खराब करवा देते हैं। मैं राइटिंग पर भी बात करने वाला हूं, ऑप्शनल पे भी करने वाला, खत्म तो करें पहले, ठीक है। लिखो, एक पॉइंट लिखो, 2 पीपीटी की जगह छोड़ करके पॉइंट लिखो। ऐसे ही 3 चीजें, बुलेट पॉइंट बनाओ और हेडिंग लिखो, फैक्ट्री, कॉमा फोर्ट और प्रेसिडेंसी। फैक्ट्री, फोर्ट और प्रेसिडेंसी, हेडिंग डाल दो नीचे, फैक्ट्री, फैक्ट्री डैश लगाओ, व्यापारिक केंद्र प्लस माल गोदाम प्लस अधिकारियों का निवास, अधिकारियों का निवास। दूसरी हेडिंग डालो फोर्ट, स्लैश लगा दो किला, डैश लगाओ फैक्ट्री की किलेबंदी, सुरक्षा व आक्रमण की दृष्टि से।
तीसरा लिखो प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी डैश लगाओ और लिखो लिखो फोर्ट के आसपास, फोर्ट के आसपास कंपनी के प्रभाव क्षेत्र का नाम, प्रभाव क्षेत्र का नाम जहां प्रशासनिक कार्य के लिए गवर्नर यानी उसको नियंत्रित करने वाला, ठीक है, जहां गवर्नर अध्यक्ष के रूप में काम करता था। इसको कहा जाना चाहिए था गवर्नरी, लेकिन वो हो गया प्रेसिडेंसी, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के तौर पर वहां की मीटिंग लेता था। गवर्नर अध्यक्ष के तौर पर काम करता था, ठीक है। फिर हेडिंग डाल दो 3 प्रेसिडेंसी। बिल्कुल समझ सकते हैं बेटा, क्योंकि एक समय में बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी हो गई थी। कलकत्ता प्रेसिडेंसी इतनी बड़ी नहीं हुई थी, लेकिन ये बंबई और मद्रास बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी हो गई थी, लगभग राज्य, और आसपास के राज्यों को हड़प के प्रेसिडेंसी में डाल दिया गया, तो राज्य ही हो गए ना, ठीक है ना। हेडिंग डालो 3 प्रेसिडेंसियां और फिर लिख दो CPPT। वैसे PPT देखे या CPPT, यहां पर आपको रेफरेंस रहेगा कि हमने PPT में कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है इसके बारे में, जिसको आपको यहां नोट डाउन करना है। उतना हो गया। अब देखो क्या हुआ कि हमने देखा कि शाहजहां के समय इन्होंने जब पुर्तगालियों को वो पीट रहा है शाहजहां, तो ये पीछे पीछे खड़े हो गए, सर हम आपको समर्थन दे रहे हैं, पुर्तगाली बहुत गलत लोग हैं, ठीक है, अड्डा बना लिया। फिर आया औरंगजेब का समय। जब औरंगजेब का समय आया है, ठीक है ना, औरंगजेब का समय आया, और उस समय में एक चीज ध्यान देनी है कि उसी के समय में 2 प्रेसिडेंसियां तो पहले ही बन चुकी हैं, 2 प्रेसिडेंसियों का ये निर्माण कर चुके हैं, यानी 2 जगह अपने प्रभाव क्षेत्र बना चुके हैं बड़े बड़े, भाई वहां सेना वेना रखते हैं सब। एक बन गई मद्रास और दूसरी बन गई हमारी बंबई। कलकत्ता 1890 में बनी है, अभी कलकत्ता तक बात नहीं पहुंची है, इस वजह से कलकत्ता नहीं लिखा है, वही आपको समझाना चाह रहे हैं। 2 प्रेसिडेंसियों का निर्माण हो गया है, और उसमें यहां लिख देता हूं कलकत्ता से पहले का जो घटनाक्रम है, यानी कलकत्ता से पहले का घटनाक्रम 1890 के पहले का घटनाक्रम। यहां पर क्या होता है, ये कंपनी जो है भारत में राज्य बनाने के प्रयास में हो जाती है। वो सोचती है एक हम भी राज्य बना लेंगे अपना, यहां पर दुनिया में कब्जा कर रहे हैं, भारत में भी कब्जा कर लेंगे। और यहां से क्या होता है, औरंगजेब से संघर्ष इनका शुरू हो जाता है। देखो उन चीजों पर, अब इस मॉडल में उन चीजों पर ध्यान दे पाओगे जो किताब पढ़ते हुए जिन पर ध्यान नहीं देते हो, नंबर 1। नंबर 2, ज्यादा लिखवाने के प्रेशर में, यानी पीपीटी वाले फैक्ट शीट लिखवाने के प्रेशर में टीचर भी आपको समय नहीं दे पाता, ये फायदा है, ठीक है ना। चलो, तो ये औरंगजेब से संघर्ष, यानी एक सवाल सीधे तौर पर पूछा जा सकता है कि कंपनी ने किस मुगल को पहली बार उसके सामने शक्ति प्रदर्शन किया। ये औरंगजेब के सामने शक्ति प्रदर्शन कर दिया इन्होंने पहली बार, और औरंगजेब है, मतलब वो तो जो है ना सन की नंबर 1 है, और मुगल साम्राज्य तब तक है शक्तिशाली। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि औरंगजेब से संघर्ष यहां शुरू हुआ। अब इस संघर्ष में क्या हुआ उसको आगे देखेंगे। तो एक बार हेडिंग लिखो, हेडिंग डालो कंपनी का औरंगजेब के साथ संघर्ष। दोनों का, कंपनी का औरंगजेब के साथ संघर्ष, हेडिंग डालो। ज्ञानेश इस पर बात करेंगे बेटा, टाइम मैनेजमेंट पर भी बात करेंगे, ठीक है ना। मैं समझ रहा हूं तुम लोग काफी प्रेशर में रहते हो लिखने पढ़ने के, लेकिन तुम्हारा जो फायदा है वो उसी में। देखो बच्चे एक बात समझ लो, निश्चित है कि यूपीएससी जो है, अब उसकी पहले तो लोग बहुत तैयारी करते थे, बहुत सालों तक तैयारी करते थे, अब कई सारे लोग स्मार्टली काफी कम क्लास में जो है वो कर देते हैं। काफी कम क्लास में, मैं कोई कह देता 2.5 महीने में मैं आईएएस बन गया, कोई कहता 6 महीने में बन गया, किसी ने कहा मैं साल भर पहले तैयारी की थी मैं आईएएस क्रैक कर दिया। बहुत अच्छा किया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एज ए टीचर, एज ए मेंटर मैं बताता हूं, 1 साल की प्रॉपर ना, जिसको कहते हैं घोर तपस्या, जिसमें ना थकान है, ना भूख है, ना प्यास है, ना नींद है, उस तरीके की तपस्या आपने कर डाली अपने आप को मैनेज करते हुए, उसके बाद आप कहिए कि अब मैं सुकून में हूं, ठीक है ना। चलो, औरंगजेब से संघर्ष, तो लिखो पहली चीज, पहला बुलेट पॉइंट लिखो, औरंगजेब के शासनकाल के मध्य तक, औरंगजेब के शासनकाल के मध्य तक अंग्रेजों ने
दो प्रेसिडेंसी नगरों की स्थापना, दो प्रेसिडेंसी नगरों की स्थापना, ब्रैकेट में लिख दो, मद्रास एवं मुंबई, मद्रास एवं मुंबई कर ली थी। उनके पास यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित सेना थी और उन्हें ब्रिटिश नौसेना, ये कंपनी है, कंपनी की अपनी सेना है, ब्रिटिश नौसेना का पूरा समर्थन प्राप्त था, पूरा समर्थन प्राप्त था। इसलिए 1886 तक आते आते, इसलिए 1886 तक आते आते वो भारत में राज्य की स्थापना का स्वप्न देखने लगे, राज्य की स्थापना का स्वप्न देखने लगे। देखो, औरंगजेब के साथ अंग्रेजों का संघर्ष 86 से 90, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें छूट जाती हैं, यही सब इसीलिए इसको तुमको ध्यान रखना है। अब ये कर क्या रहे हैं? बंगाल में, मद्रास में और बंबई में, तीन जगहों पर क्या कह रहे हैं कि हमें कर मुक्त व्यापार चाहिए, कर मुक्त यानी हम टैक्स नहीं देना चाहते। अबे तुम व्यापार करने हो, टैक्स नहीं देना चाहते, क्या कह रहे हैं? ठीक है ना, कि टैक्स नहीं देना, हमें कर मुक्त व्यापार करना। यहां पर ये पहली मांग इनकी हो गई, और इस मांग को लेकर ये स्थानीय मुगल अधिकारियों से टकराने लग गए कि जब वो टैक्स वसूलने जाए इस से झगड़ा कर ले। एक समय आया जब अंग्रेजों ने कहा कि अब हम अपनी ताकत दिखाएंगे, और वहां पर एक युद्ध लड़ा गया जो कभी भी पूछा जा सकता है, जिसके ऊपर एक प्रश्न और आमतौर पर वो तथ्य जो है मिस हो जाता है, उसको कहते हैं चाइल्ड्स वॉर। कब हुआ? 1686। ठीक है ना, सर जोशिया चाइल्ड हुआ करते थे, चाइल्ड थे, बच्चे थे, इस बात का ध्यान रखना। तो बच्चे थे, इस वजह जान नहीं पाए कि अभी भारत में पापा बैठे हैं। पापा कौन है? औरंगजेब। तो सर जोशिया चाइल्ड जो है चाइल्डिश एक्ट कर गए, उन्होंने मुगलों से युद्ध की योजना बनाई, और क्या हुआ? जो प्रेसिडेंसियां बना ली थी ना बंबई और मद्रास में, मुगल जहाजों पर हमला कर दिया। मुगल जहाजों, इनको लगा हरा देंगे। 1686 बेटा, 1686 करो पल्लवी, इसी को फ्रॉडियन स्लिप कहते हैं कि आप कुछ और लिख रहे हैं, कुछ मुंह से निकल जा रहा है। 1686 लिखो, है ना। औरंगजेब 1886 में कहा है, 1857 भी हो गया उस समय तक। बॉम्बे और मद्रास, दो प्रेसिडेंसियों से इन्होंने कहा हम जो है जहाजों पर हमला कर देंगे, हमारे पास तो इतनी मजबूत सेना है। औरंगजेब था, उसने क्या किया? उसने तुरंत बंबई को घेर लिया और सारी अंग्रेज फैक्ट्रियां कर ली जब्त, और मद्रास भेज दिया धमकी कि बोला अभी बंबई आए बहुत मारेंगे, अभी मद्रास भी आके मारेंगे। ठीक है ना, ये सब हमारा राज्य, हमारा इलाका है। ठीक है, और मद्रास को भी धमकी दे दी। अब ये इतने ज्यादा नौटंकीबाज किस्म के लोग हैं, इन्होंने तुरंत माफी मांग ली। जैसे इनको लगा कि हमारा आकलन गलत था, हम बच्चे थे, हम जान नहीं पाए कि पापा में ताकत है, मुगलों में भी बड़ी शक्ति है और मुगलों ने बहुत मारा है। तो तुरंत क्या किया? माफी मांग ली और कहने लगे कि साहब हमारी वजह से जो भी नुकसान हुआ हम उसकी भरपाई कर देंगे, हम उसकी भरपाई कर देंगे। ठीक है ना, तो उसको सही कर दो पल्लवी, 1886 नहीं 1686 बेटा। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम उसकी भरपाई कर देंगे। लेकिन यहां क्या है, हमारे लोग बड़े भोले भाले, औरंगजेब ने क्षमा कर दिया। राजा हैं, जैसे गए बोले अरे हुजूर आप ही हैं सब कुछ आलमगीर, ठीक है ना, हम तो हमसे गलती हो गई है, मेरे मुंह से निकल गई टाइप कुछ जो है स्टेटमेंट उन्होंने दिए, औरंगजेब ने माफ कर दिया, कहा ठीक है व्यापार भी करो। उसके बाद एक सवाल कि अंग्रेजों ने सोचा औरंगजेब है, मुसलमान है, कट्टर भी है, इस समय तक कट्टर हो गया है, तो इब्ने हुसैन नाम का एक दूत उसके दरबार में भेजा, मुसलमान को ही पैसा दिया कि तुम जाओ बेटा, ठीक है ना, ठीक है तुम जाओ। हाँ वो सब तो उन्होंने लगाया था, वो तो मेडिवल में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर इब्ने हुसैन नामक दूत ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी के दरबार में भेजा और चारों मुगल बादशाहों के नाम लिख दिए जाएंगे, आप कहेंगे हमें पता किसके यहां भेजा, इब्ने हुसैन, ये दिमाग में रखना है। अब देखो जब यहां पर इन्होंने माफ कर दिया, कलकत्ता का रास्ता तभी साफ हुआ, फैक्ट्री की स्थापना औरंगजेब के बाद 1690 में यानी चाइल्ड्स वॉर के बाद होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो लेकिन फिर क्या होता है जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु। उसकी मृत्यु के साथ में दो काम होते हैं। पहला क्या होता है कि कमजोर उत्तर मुगल कालीन शासक, याद है ना कैसे कैसे शासक थे, कमजोर उत्तर मुगल कालीन शासक, ये आपको याद है कि अब चूंकि उत्तर मुगल कालीन शासकों में वो ताकत नहीं रह गई, औरंगजेब का साम्राज्य खत्म होते होते खजाना खाली हो गया है। ठीक है,
एकदम खाली हो गया है और खजाना खाली है, केवल 17 करोड़ रुपया बचा खजाने में। 17 करोड़ रुपया केवल, उस जमाने के हिसाब से राज्य चलाना है ही नहीं पैसा। तो उत्तर मुगल कालीन शासक है और धीरे धीरे उनके यहां क्या हो जाता है कि दरबारी भ्रष्टाचार बढ़ गया है, ठीक है, आपसी संघर्ष बढ़ गया है, ठीक है, आपसी संघर्ष बढ़ गया। और इसकी वजह से होता क्या है कि जो कुछ भी मुगल साम्राज्य के लिए, एक तरह से कहें, जो कुछ भी मुगल साम्राज्य के लिए औरंगजेब ने बनाया था उत्तर मुगल कालीन शासक, धीरे 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 वो सब खो देंगे। ये याद है ना प्रक्रिया, कमजोर उत्तर मुगल कालीन शासक। तो अब ये तो उत्तर मुगल कालीन शासक बहुत कमजोर हो गए। दूसरी चीज क्या है, दूसरी महत्वपूर्ण जो चीज है वो है कि उत्तर मुगल कालीन शासकों के समय में मुगल साम्राज्य का विघटन, उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा कि कैसे मुगल साम्राज्य के अंदर से कितने सारे नए नए राज्य निकल आए, ठीक है, उत्तराधिकारी राज्य निकल आए, विद्रोही राज्य निकल आए, ठीक है, और स्वतंत्र राज्य खड़े हो गए, यानी मुगल साम्राज्य विघटित हो गया। यानी औरंगजेब के समय में जो जलवा था मुगलों का वो अब रहा नहीं। और इस बीच में क्या होता है कि एक उत्तर मुगल कालीन जो शासक है वो पूरे देश को बहुत बड़े एक संकट में डाल के चला जाता है। आपको याद था एक शासक आया फर्रुख सियर, जिसके बारे में हमारे किसी स्टूडेंट ने लिखा था कि सर इसको सियार कहना ज्यादा ठीक है। तो ये फर्रुख सियर शासक बना और इसने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बार बार मैं EIC लिखूंगा, इसको तुम ध्यान रखना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। 1717 में EIC को एक फरमान दे दिया या उसको एक घोषणा कर दी उसके लिए। इसको कहा जाता है फर्रुख सियर का फरमान, ठीक है ना, फर्रुख सियर का फरमान। अब यहां पर एक चीज देख लो तुम, जिसको ध्यान रखना है फर्रुख सियर के फरमान के बारे में। अंग्रेज क्या मांग रहे थे, अंग्रेज औरंगजेब से क्या मांग रहे थे, कर मुक्त व्यापार कह रहे थे कि हमको बंगाल मद्रास और, ठीक है ना, ठीक है ना, कि बंगाल मद्रास बंबई में हमको टैक्स नहीं देना, ठीक है, टैक्स नहीं देना। दूसरी चीज क्या कह रहे हैं, स्थानीय अधिकारियों से टकराव कर रहे हैं। मांग यही है कि टैक्स नहीं देना चाहते हैं। औरंगजेब ने तो फिर बाद में बहुत पीट दिया चाइल्ड्स वॉर में। बाद में ये जो फर्रुख सियर है उत्तर मुगल कालीन शासक, उससे वही मांग लिया और उसने वही दे दिया। कैसे दे दिया ये भी देख लो, ठीक है। तो पहले इस पे लिखो जरा, एक बुलेट पॉइंट लिखो, पहले हेडिंग डालो फर्रुख सियर का फरमान, ऐसे हेडिंग डालो फर्रुख सियर का फरमान। फर्रुख सियर का फरमान, हेडिंग के नीचे पहला बुलेट पॉइंट लिखो, 1707 में औरंगजेब, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल कालीन शासकों का युग शुरू हुआ। उत्तर मुगल कालीन शासकों का युग शुरू हुआ, ठीक है। यह बादशाह ज्ञानेश तुम्हारा ऑप्शनल है मेरे ख्याल से हिस्ट्री ना, एक बार बताओ बेटा, तुम्हारा ऑप्शनल है शायद। यह बादशाह बेहद कमजोर पतित और भ्रष्ट थे, बेहद कमजोर पतित और भ्रष्ट थे। इनके दरबार में आपसी संघर्ष और भ्रष्टाचार चरम पर था, ठीक है, चरम पर था। दूसरा पॉइंट लिखो, बुलेट पॉइंट। अभी सुधांशु आते हैं बेटा, इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। दूसरा बुलेट पॉइंट लिखो, धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया और उसकी सैन्य शक्ति कमजोर पड़ गई। अगला बुलेट पॉइंट लिखो, इसी पृष्ठभूमि में
1717 में फर्रुख सियर ने एक फरमान जारी कर दिया, एक फरमान जारी कर दिया, ठीक है, फरमान जारी कर दिया। अब देखो हुआ क्या, ये कैसे थे सब बाद के उत्तरकालीन मुगल। होता क्या है कि ये जो चचा है अपने फर्रुख सियर, ये पड़ गए बीमार। जो वहां के वैद्य थे, हकीम थे, सबने कह दिया कि भैया अब तुम अल्लाह मियां के प्यारे हो जाओगे। और ये फर्रुख सियर तुमको पता ही है कि बाद में अल्लाह मियां को प्यारे हुए, सैयद बंधुओं ने इनकी हत्या कर दी थी। लेकिन ये जब बीमार पड़े और अपने ही लोगों के खिलाफ हर समय ये साजिश करते रहते थे, उल्टी सीधी तरीके से षड्यंत्र बनाते रहते थे। उसमें ये आ गया एक अंग्रेज, उसका नाम था विलियम हैमिल्टन। हैमिल्टन जो है वो मुगल दरबार में आया। हैमिल्टन ने कहा कि साहब हम डॉक्टर हैं। उस जमाने में ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे यहाँ अपोलो चले जाओ, मैक्स चले जाओ, मेदांता चले जाओ, अंग्रेजी डॉक्टर तो आते नहीं थे। ये बाद में ये डॉक्टर जो अभी हमारे डॉक्टर्स हैं ना, जिसको हम डॉक्टर कहते हैं, ये तो अंग्रेजों के साथ आए। ये पैथी यानी ये जो पूरी पद्धति है चिकित्सा की, ये भी अंग्रेजों के साथ ही भारत आई। तो उस जमाने में ये डॉक्टर बहुत हुआ करते नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, हैमिल्टन ने कहा कि ठीक है हम इलाज करेंगे। उसने किया इलाज और इसका बचा लिया जीवन। इतना खुश हो गया, बोला हमारा जीवन तुमने बचा लिया, अब हम हर हिंदुस्तानी का जीवन जो है ना वो दूभर कर देंगे, तुम चिंता ना करो, तुम हमसे जो मांग लो बच्चा वो हम तुमको देने को तैयार है। अंग्रेजों ने इनको अपना चिट्ठा पकड़ा दिया कि साहब हमें ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। तो जो इतने दिनों से मांग रहे थे वो मांगी हुई मुराद मिल गई अंग्रेजों को फर्रुख सियर के फरमान से। और ये फरमान क्या था कि बंगाल में व्यापार पर कोई टैक्स, कोई चुंगी, कोई दस्तक नहीं लगेगी, यानी कि कर मुक्त व्यापार। वो मांग रहे थे तीनों जगह, इतना गनीमत रहा कि खाली बंगाल में दिया है, ये ध्यान रखना है, फर्रुख सियर का फरमान। फिर केवल एक मामूली सालाना भुगतान जो पहले से चल रहा था, 3000 रुपया देते रहो, टैक्स नहीं दोगे। मद्रास और बंबई में व्यापार की सुविधाएं प्रदान कर दी कि आप व्यापार करिए आराम से। दक्षिण भारत में कर की छूट दे दी, सुविधाओं का आदेश दे दिया। जिन बंदरगाहों पर माल उतरता था कंपनी का, वहां भी शुल्क में रियायतें। और कहा गया कि भाई अपनी आप सुरक्षा भी कर सकते हैं और फैक्ट्रियों का विस्तार भी कर सकते हैं। इसको जरा ध्यान से देखना कि ये जो क्लॉज है इससे भी बड़ा संकट पैदा हुआ। और वो संकट क्या था, एक तरीके से किलेबंदी जो है वो वैधानिक हो गई, लीगल हो गई, यानी किलेबंदियां कर सकते थे। किलेबंदी क्यों करते थे, ये झगड़ा करते थे दूसरे, इसलिए किलेबंदी करते थे, ठीक है। नहीं बेटा कोई खबर अभी आ तो रही है कि शायद सीज फायर हो गया, क्योंकि डी एस्केलेशन की बातें लगातार चल रही थी कि भाई सीमा पर अभी तनाव आगे ना बढ़े, तो शायद अभी कोई खबर आई है। हाँ मेरे ख्याल से सही कह रही है पायल ने। अमेरिका जो है वो और बाकी देश चाह रहे थे कि अब युद्ध बढ़े ना, क्योंकि युद्ध जा रहा था गलत दिशा में, बढ़ जाता युद्ध और बहुत खून खराबा संभव था, इसलिए शायद ये खबर सही है, ठीक है। गलत खबर ये नहीं है, क्योंकि मैंने अभी शायद पायल ने ही लिखा था, किसी ने लिखा था, तो मैंने 1 मिनट के लिए फोन उठाया, कुछ बहुत ऑथेंटिक लोगों ने खबर भेज दी है कि शायद सीज फायर हो गया है, युद्ध विराम हो गया है। अब हो गया यार, अब इस युद्ध में ना कितना आगे बढ़ सकते हैं, जितना आगे बढ़ेंगे युद्ध का कोई अंत नहीं होता। पाकिस्तान को थोड़ा सा पटक पटका के ना ये बताना था कि ये हमारे यहाँ तुम ये ना आतंकवादी न भेजो, वरना अगर हमने हाथ उठा दिया तो बचोगे नहीं, वो मैसेज हो गया, ठीक है ना। चलो अब ये सुरक्षा फैक्ट्रियों के विस्तार की अनुमति भी दे दी, यानी किलेबंदी वैधानिक हो गई। मुगल जो है अंग्रेजों की फैक्ट्रियों की सुरक्षा करेंगे और सहयोग भी करेंगे। और उसने कह दिया कि सारे सूबों में, ठीक है ना, आकृति युद्ध जो है ना बेटा वो हाँ कोमल मैंने देखा तुम्हारा काफी है बेटा, अब तो काफी है। अब जब से तुम लोगों ने मुझे ये छूट दे दी उसके बाद मैं कह रहा हूं प्रीलिम्स और मेंस सब भूल जाओ, इसके आगे कुछ नहीं करना है। एक पीडब्ल्यू का मटेरियल पढ़ लिया उतना हो जाएगा, अभी एनसीईआरटी में भी जाने की बहुत जरूरत तुमको नहीं रह जाएगी, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, उसका अंत नहीं है, ठीक है ना। बहुत अच्छा है, रुक गया तुम। कौन मरता है युद्ध में, तुम्हें पता है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि एक एयरप्लेन चला और हमने उसका एक जो है ना हमारे वो जो सिक्योरिटी सिस्टम है FS-400 और हमारा जो है आकाश तीर नाम का वो थर ऐसा लगता है कि कोई गेम खेल रहा है वीडियो और उसने गिरा दिया। जानते हो एक प्लेन को, एक ड्रोन को गिराने में जो कॉस्ट है अगर उसको आप कैलकुलेट करिए 15 से 30 करोड़ रुपया लग रहा है। युद्ध खोखला कर देगा, ठीक है ना। मैसेज कन्वे करना था, मैसेज कन्वे करना था कि भाई तुम पहलगाम जैसी घटना करोगे और अगर भारत ने हथियार उठा दिया तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। न तुम्हारे एयरबेस हमसे दूर है, न तुम्हारे पोर्ट हमसे दूर है, न तुम्हारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमसे दूर है और टेरर एस्टेब्लिशमेंट भी हमसे दूर नहीं, ठीक है। चलो अब देखो, तो ये हो गया फर्रुख सियर का फरमान। अब इतनी बात तुमने समझ ली, यानी अंग्रेज इतने दिनों में जो चाहते थे वो उनको मिल गया, और वर्ष क्या है 1717। लेकिन एक बात का और हमें ध्यान रखना है, हमने एकदम शुरुआत में क्या कहा था आपसे, हमने कहा कि यहां पर मोर्चे हैं दो, कि यूरोपीय कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा, मुगल साम्राज्य से संबंध हमने देख लिए, अब यूरोपीय कंपनियों की आपसी जो प्रतिस्पर्धा है उस पर भी थोड़ी सी बात हमें कर लेनी चाहिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखो चल के। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मामला एक तो ये था, और वो 1717 में निपट गया कि मुगलों से उन्होंने वो हासिल कर लिया जो उनको चाहिए था, ठीक है ना। बच्चे जान मतलब ठीक है, अगर देखो ये जो शीतल तुमने लिखा, शीतल सिंगला, सही बात है बेटा, लेकिन अगर युद्ध हमको लड़ना पड़ेगा तो हम ना जान देने से घबराएं ना कुर्बानी करने से घबराएं, फिर तो कुछ बचे ना बचे पे लड़ना पड़ेगा, ठीक है। हो गया, अगर वो युद्ध हम पर थोपा जाएगा हम लड़ेंगे, तब हम ये नहीं कहेंगे कि अरे मौतें हो रही हैं या जान जा रही है, अरे यार हमारे देश के ऊपर हमला हो रहा है सब कुछ। लेकिन यहां पर जो करना था वो हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने पाकिस्तान को दिखा दिया। इतना ही था कि भाई अब पहलगाम जैसी घटना
करने के पहले 20 बार सोच लेना। तुम्हारे यहाँ 200 रुपया में आटा बिक रहा है, लोगों को खाने को नहीं है, और तुम ये करोड़ों की मिसाइल और ड्रोन खरीद खरीद के हम पे मार रहे हो, पागल हो क्या? जनता वहां की चीख रही है। पाकिस्तान की हालत देखो, किसको मारेंगे? सेना वेना ठीक है, मरेगा कौन? बलूचिस्तान, पूरा का पूरा बलूचिस्तान भारत के साथ खड़ा है, इतना बड़ा स्टेट, 1/4 से ज्यादा पाकिस्तान बलूचिस्तान कह रहा आजाद हो जाएंगे हम। टूटने के कगार पे बलूच आर्मी खड़ी है, 12 पाकिस्तानी तो उसी ने मार दिए। अफगानिस्तान में जश्न चल रहा है, किसी तरीके से सिंध टिका हुआ है, वजीरिस्तान में बवाल चल रहा है, केवल पंजाब प्रांत का जो पाकिस्तान है वही बचा है। और इतनी भूख है, इतनी गरीबी है। कुछ तो सोशल मीडिया पे आए जिसमें पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि भारत से दोस्ती करके हमको आगे बढ़ना चाहिए, ये लड़ाई कर रहे हैं हमारे हुक्मरान। तो युद्ध बढ़ेगा, कौन मरेगा? कहीं कोई सोते हुए बच्चे मरेंगे, कोई औरतें मरेंगी, ये मरेंगे वो मरेंगे। हमको मैसेज कन्वे करना तो हो गया। अब हमारे जवान वापस बैरक में चले जाए, जिन्होंने बहुत ही शौर्य का प्रदर्शन किया, तो सुकून की बात है, ठीक है ना। अगर कभी भविष्य में पाकिस्तान या चीन, कोई भी, चाहे हमसे कमजोर चाहे हमसे ताकतवर, हम पर युद्ध थोप देगा, तो फिर लड़ लेंगे, आखिरी सांस तक लड़ लेंगे। यही भारतीय जो है राष्ट्र है। देखो सब लड़ रहे थे आपस में, पहलगाम के बाद हिंदू मुसलमान सब कर रहे थे। क्या हुआ? जैसे युद्ध शुरू हुआ, युद्ध तो नहीं हुआ, जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, ऑपरेशन सिंदूर, हिंदू मुसलमान सब एक। ये हमारी खासियत है, हमारी ताकत है, और ये हमेशा बनी रहे तो हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे। होगा क्या कि जैसे ये खत्म हुआ है, कल से फिर से हिंदू मुसलमान शुरू हो जाएगा इस देश के भीतर। ये बड़ी दिक्कत है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो मैंने क्या कहा कि अभी अंग्रेज हैं, एक तरफ अंग्रेज हैं जो भारत को गुलाम बनाएंगे, लेकिन यहां मैंने कहा था कि यूरोपीय शक्तियों का आपसी संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय शक्तियों का आपसी संघर्ष भी हमारे लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है क्यों? इसको हमें इसलिए ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स में दोनों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण ये हो सकता है। यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करती, ठीक है ना। अब तुम सोच रहे हो ना, आईएमएफ ने दे दिया इतना सारा लोन, पाकिस्तान को भी पालने वाले दुनिया में बैठे ना, ठीक है। तो पाकिस्तान को पालने वाले बैठे हैं, लोग चाहते हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी कभी होता क्या ना, घर में कान में कोई बैठा है, भैया तुम बेइज्जती बर्दाश्त ना करो, बोल दो तुम भी। जब तक तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा दिल ना कहे तब तक ना बोलो। दूसरे के लड़वाने से मत लड़ो, हम तो बड़े स्मार्ट हैं। तब तुमने लोन दे दिया, इसका मतलब है कि इसमें जो है इंटरनेशनल पावर चाहती है कि पाकिस्तान को पैसा दे दे और पाकिस्तान जो है हमारे ऊपर हमला करे। ये चाह रहे हैं कि लंबा युद्ध छिड़े, हमको मालूम है, हम स्मार्ट है, हम निकल लिए, हमने नहीं लड़ेंगे, तुम्हारे कहीं थोड़ी लड़ेंगे। ये लोन लिया है, और यहाँ ये तो लोन तेल लकड़ी, हमारे यहाँ कहते थे लोन का मतलब होता है नमक भी होता है, कि लोन तेल लकड़ी जो है खरीदने में ही पाकिस्तान की जान चली जाएगी। इतना गरीब हो चुका है, इतना टूटा, इतना बुरा क्यों? सांप्रदायिकता, नफरत भारत के खिलाफ। पाकिस्तान क्या है? जिन्ना की पैदाइश है, जिन्ना की ना पैदाइश है, और हिंदुस्तान क्या है? वो गांधी की, नेहरू की, सरदार पटेल की, मौलाना आजाद की, सुभाष चंद्र बोस जैसों की पैदाइश है। तभी हम मिच्योर हैं। वो तो आपस में लड़ गए भाई, वो तो आपस में लड़ गए। तो एक बार जब आप आपस में लड़ने लगते हो ना, बर्बादी की तरफ चले जाते हो। पूरी दुनिया के लिए सबक है और हमारे लिए भी सबक। चलो, इंडियन इकोनॉमी को गिराने का प्रयास, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। जब तुम पढ़ना, हुआ क्या है कि ये टैरिफ वॉर, उस टैरिफ वॉर के बाद में पाकिस्तान जो है ना उसको मोहरा बनाया गया। चाइना से सारे बड़े बड़े यूएसए ब्रांड जो आउटसोर्सिंग करते थे, जो मैन्युफैक्चरिंग करवाते थे, वो अब चाह रहे थे कि अभी इतना टैरिफ वॉर चल गया है और बड़ी बेइज्जती हो गई है, तो वो लाने वाले थे भारत के लिए कि सारा हम अपना मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया की तरफ लाएंगे, बांग्लादेश की तरफ लाएंगे। रोक दिया ना थोड़ी देर के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। चलो 5 मिनट आयुष, उसके बाद ये 5-10 मिनट के बाद ये डाउट क्लियर करते हैं। अब यूरोपीय शक्तियों का आपसी संघर्ष भी है। इस संघर्ष में क्या है? इस संघर्ष में एक तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक तरफ खड़े हैं अंग्रेज, ठीक है, एक तरफ अंग्रेज, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पूरे कंपटीशन में इस साल का आईपीएल किसने जीता है? आईपीएल जीता है हमारी जो है अंग्रेजों ने, ठीक है ना, अंग्रेजों ने जीता है। इसलिए ये अंग्रेज हमारे एक तरफ खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है जो दूसरी फोर्सेस है, यानी कि अन्य यूरोपीय शक्तियां। और अन्य यूरोपीय शक्तियां जो है उनके बारे में भी हम लोग जानते हैं कि वो कौन है। वो शक्तियां है 3, ठीक है, मेजरली 3 शक्तियां हैं। और वो 3 शक्तियां पुर्तगालियों के बाद आए डच, और बाद में अंग्रेजों के भी बाद आए जो फ्रांसीसी है। वो 3 शक्तियां यहां पर खड़ी हैं। तो यहां पर जो लड़ाई हो गई है वो क्या हो गई है? अंग्रेज बनाम इन 3 शक्तियों की। तो पहले हम देखेंगे इन 3 शक्तियों के बीच में कैसे मामला निपटा और अंग्रेजों का कैसे मामला निपटा। उससे हमारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि भारत में ये राज्य की स्थापना किस तरीके से हो रही है। एक हेडिंग डालो, यूरोपीय शक्तियों का आपसी संघर्ष। यूरोपीय शक्तियों का आपसी संघर्ष, पहला बुलेट पॉइंट, यूरोपीय शक्तियां भारत में सर्वोच्चता के लिए आपस में भी संघर्षरत, ठीक है, आपस में भी संघर्षरत रही। बहुत अच्छा चांदनी, माइंड मैप भी बना रही है तो, है ना। आज पटेल सर मदाहा रॉ 2 का कुछ समझ में नहीं आया, ये बताओ जरा क्या लिख रहे हो बेटा, तो फिर मैं बताऊं। आपस में भी संघर्षरत रही। अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय शक्तियों के मुगलों
मुगलों के साथ संबंध तथा आपसी संघर्ष से हमें एक प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। लंबा डैश लगाओ। यह है तैयारी मेंस की, ये इंटीग्रेटेड मेन कम प्रीलिम्स है। तुमने मुझे प्रीलिम्स के फैक्ट लिखवाने से मुक्त किया, मैंने तुमको प्रीलिम्स और मेंस के हर एक आर्गुमेंट से युक्त किया। यह हो गया हमारा तुम्हारा जो है ना लेन देन। क्या हुआ? डैश लगाओ। किस प्रश्न का उत्तर मिल गया? भारत में अंग्रेजों की विजय के कारण, भारत में अंग्रेजों की विजय के कारण, ठीक है, माधव राव टू में कंफ्यूजन। अच्छा उधर, ठीक है, किसी दिन बात कर लेंगे, है ना, उसको कर लेंगे। फौजिया या तो पूरा पीपीटी से पढ़ाए और या फिर ना पढ़ाए, ये तुम्हारी मान्यता है, ठीक है ना, मेरी ये मान्यता नहीं है। मैंने अभी तुमसे कहा कि अगर इतनी ही पीपीटी तुमको डिक्टेट करके मैं लिखवाने बैठ जाऊंगा तो ये जो मेंस का आंसर भी तुमको लिखवा रहा हूं ना बेटा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ठीक है। और ये अगर छूट जाएगा तो तुम प्रीलिम्स के फैक्ट लेके चले जाओगे, प्रीलिम्स ले लोगे, जब मेंस करके आओगे तो कहोगे सर मेंस के लिए बढ़िया तैयारी नहीं हो पाई, ठीक है ना। पूरी शीट तुमको, पूरी शीट आज वही शीट मिलेगी बेटा जो हमने पढ़ाई है, ठीक है ना, चिंता नहीं करो, आज कंप्लीट हो जाएगा वो चीज, उतना तुमको मिल जाएगा। चलो, अंग्रेजों की विजय के कारण, इससे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं मेन एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, इसलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। लिखो जरा, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। हाँ, हेडिंग डालो। यूरोपीय शक्तियों का मुगलों से एवं आपसी संघर्ष, ठीक है, यूरोपीय शक्तियों का मुगलों से एवं आपसी संघर्ष। अब हमने ये तो देख लिया कि अंग्रेजों का क्या मुगलों से संबंध रहा यहां पे, लेकिन इसी के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बाकी जो है ना वो प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी, कि आपस में क्या इनका झगड़ा और चल रहा, मुगलों से अलग अलग संबंध क्या रहे। जैसे एक चीज बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं लेकिन संक्षेप में देखनी है कि पुर्तगालियों का मुगलों से क्या संघर्ष रहा या क्या संबंध रहा। देखो अकबर जो है ना, उसके समय तक दक्षिण भारत में जो हो रहा था मुगल साम्राज्य पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। तो हुमायूं भी है, अकबर भी है। हुमायूं राज्य ही स्थापित नहीं कर पाया इसलिए ज्यादा कोई फर्क उससे पड़ना नहीं था, लेकिन संबंध जो है वो हुमायूं और अकबर के समय में काफी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम शांतिपूर्ण चल रहे हैं, मौजी मौज चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां तक कि पुर्तगाली मिशनरियों को आगरा बुलाया। ऐसे फैक्ट्स यूपीएससी की तैयारी बेटा करते समय ध्यान रखना कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना देंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जहां पर लिख देंगे कि जो है अकबर ने पुर्तगालियों को अपने यहां, पुर्तगाली मिशनरियों को अपने यहां इबादत करने में आमंत्रित किया। अगर आपने ये फैक्ट पढ़ा है तो आप कहोगे हाँ ये है, ठीक है ना, तो है। निसार नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा बेटा, ये मतलब ठीक है, तुम समझ रहे हो, तुमको लग रहा है, अभी लग रहा है, एक दो लोगों को ही अब लग रहा है, अच्छी बात है कि पूरे बैच को नहीं लग रहा, पूरा बैच अभी कन्विंस है इस मॉडल पे कि ये अपनी मेहनत कर लेना, तुमको लिखना यही तो लिखवाएंगे हम यार, क्यों परेशान हो, यही तो तुमको बोल बोल के लिखवाएंगे, तो यहां से लिख करके देख लेना, अभी बात करेंगे इस पर, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहे। इसने तो पुर्तगाली मिशनरियों को अकबर ने अपने बुलवाया, जहांगीर का समय ऐसे निकल गया। लेकिन जहां तक पुर्तगालियों का संबंध है, शाहजहां के काल में इनसे संघर्ष बढ़ा, जो हमने अभी देखा कि कैसे जहां पर अंग्रेजों ने हुगली को लेकर के शाहजहां की कार्रवाई में साथ दिया और खुद भी हुगली में छोटी सी फैक्ट्री बना ली, ठीक है ना। ये वाला फैक्ट हमने अभी देख लिया है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है, शाहजहां ने हुगली से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया क्योंकि उसको वो लूट मार के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करते थे। और ये जो है सीधा सीधा पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसको लूट मार के अड्डे की तरह इस्तेमाल करते थे? हुगली को। नंबर 2, किसने हुगली से पुर्तगालियों को खदेड़ा? शाहजहां ने। और नंबर 3, जो आपने अभी पहले पढ़ा कि हुगली में स्थापित होने वाली पहली शक्ति कौन है? वो है अंग्रेज, ठीक है ना, ये अंग्रेज। फिर क्या हुआ, जब यहां शाहजहां ने इनको पीटा, तब तक भारत आए हुए अंग्रेजों को लगभग 150 साल हो गया, 140 साल हो गया। अब अंग्रेजों का पुर्तगालियों का मुगल क्षेत्र में प्रभाव खत्म हो गया, ठीक है ना। मुगलों का एक क्षेत्र है, मुगल पूरे भारत में नहीं है शाहजहां तक। औरंगजेब के समय में दक्षिण भारत में गए हैं, मिडिल इंडिया में पड़ा होगा, ठीक है ना, पड़ा होगा, ठीक है। तो यहां पर यह चीज ध्यान रखनी है कि मुगलों के इलाके पर पुर्तगालियों का प्रभाव हो गया खत्म। लेकिन दूसरी चीज क्या थी, पुर्तगालियों का डचों से संघर्ष चल रहा है। अब यूरोप की कंपनियां भी तो आगे लड़ेंगी ना, आपस में ये भी तो लड़ेंगी। पुर्तगाली और डच आपस में झगड़ा करने जा रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है, एक सीधा सा सवाल तुमसे पूछ लिया जाएगा यहां से, क्योंकि डचों पर सीधा सवाल पूछा गया, पुर्तगालियों पर पूछा गया, इसलिए यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए। डचों के बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, पहले ही रिवीजन हो जाएगा। 1605 में पुलिकट में फैक्ट्री स्थापित की डचों ने। मसाला व्यापार में इनकी खास दिलचस्पी थी, ठीक है। तो मलाबार का जो तट है, मलाबार का तट कौन सा तट है? मलाबार तट, ठीक है। ये वाला जो तट है, ये तट हमारा ये मलाबार तट कहलाता है, ठीक है ना। मलाबार तट, इसी को पश्चिमी तट भी कहते हैं
और ये तट कौन सा है? ये कहलाता है कोरोमंडल तट, इसे पूर्वी तट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, मलाबार तट से यहां से खदेड़ दिया, पुर्तगाली केवल बचे गोवा में, ठीक है ना, गोवा में। और जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है कि गोवा के अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र था कोचीन, वहां पर 1663 में डचों ने पुर्तगालियों को हरा दिया और यहां से पुर्तगालियों का भारत में कहानी ही खत्म हो गया, ठीक है ना, कहानी ही खत्म हो गया। और वो कहानी क्या है? वो कहानी थी पुर्तगालियों की पूरा एक साम्राज्य स्थापित करने की कहानी, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, सीधे सीधे प्रश्न है कि कोचीन पर, पहला प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि 1663 में कोचीन में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई? डचों ने पुर्तगालियों को हराया। दूसरी चीज, कोचीन में पुर्तगालियों को हराकर भारत से उनकी कहानी किसने समाप्त की? किसी यूरोपीय शक्ति ने। 4 यूरोपीय शक्ति दे देंगे, आप कहेंगे डचों ने, अंग्रेजों ने नहीं, डचों ने समाप्त की, फ्रांसीसियों ने भी नहीं की, ठीक है, डचों ने समाप्त की। तो यह प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसमें कि पुर्तगालियों का इसी तरीके से अंग्रेजों से क्या संघर्ष है? कुछ ज्यादा संघर्ष नहीं रहा। पहले तो जब ये आए, अंग्रेज तो आए जब, और जब मजबूत हो रहे हैं तब तक पुर्तगाली निपटे जा रहे हैं। देखो 1663 में कोचीन से हार गए, कोचीन से बाहर भी हो गए, ठीक है ना, धीरे धीरे सीखा। लेकिन फिर क्या हुआ, एक लड़ाई पुर्तगालियों से हुई 1612 में सूरत के अंदर, ठीक है, सूरत के अंदर एक लड़ाई हुई और यहां पर इस लड़ाई में कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगालियों को हरा दिया, ठीक है ना, उस पुर्तगालियों को हरा दिया। इसके बाद क्या हुआ, इनके आपस में संबंध हो गए। क्यों? बंबई, याद करो, बंबई 61 में शादी हो गई, 1661 में कैथरीन की शादी हो गई राजा के साथ, दोनों परिवार एक हो गए, दोस्ती जो है वो रिश्ते में बदल गई, तो क्या हुआ, मामला बन गया, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है कि यूरोपीय शक्तियों का एक संघर्ष हम लोग आज यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। अब बाकी 5-1 मिनट बचे हैं जो उसको हम यूटिलाइज करेंगे 2-3 सवाल के लिए। बाकी क्लास जो अगली क्लास चलेगी तब उसको डेली क्लास पीपीटी तुम लोग निकलवा लो, आज ही तुमको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलो पहली चीज तो ये है ऑप्शनल को लेकर के, जैसे मैं देख रहा हूं एक स्टूडेंट जो है बच्चा हमारा, वो कह रहा था कि काफी वो डीप आंसर्स लिखता है, कमेंट्स लिखता है, तो वो शायद ऑप्शनल में उसका इंटरेस्ट है इसलिए थोड़ा डीप हिस्ट्रीज पढ़ रहा है। ये बेटा जनरल हिस्ट्रीज है, यहां पर जनरल स्टडीज के लिए आपको जनरल हिस्ट्री पढ़नी है, बहुत डीप नहीं जाना है, तो इसलिए उतना डीप हम नहीं जाएंगे। एक चीज तुम्हारा सवाल तुम लोगों का है कि सर हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल ठीक रहेगा या हिस्ट्री ठीक रहेगा? ऑप्शनल के बारे में 3 पैरामीटर है, ठीक है। बीच में शादी, लव एंगल तुम ढूंढ रहे हो, इसका मतलब है ज्ञानेश कि आपस में कहीं देख लिया होगा, बाद में कहा होगा पापा मम्मी हम शादी करेंगे तो यही करेंगे, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि ऑप्शनल के लिए 3 पैरामीटर है। पहला, आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसे मान लीजिए इंटर तक पढ़ा है या बीए में पढ़ा है, तो आपको लगता है कि मैं इससे परिचित हूं, मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं ये ऑप्शनल लूंगा। दूसरा पैरामीटर क्या होता है कि किसी एक ऑप्शनल का सक्सेस रेट ज्यादा है, उसका सिलेबस छोटा है, हाल के दिनों में कई जो टॉपर्स हैं या सफल अभ्यर्थी हैं उन्होंने वो ऑप्शनल लिया है, इसलिए कई बच्चे उस ऑप्शनल की ओर भागते हैं। एक जमाने में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पबैट जो है बहुत पॉपुलर हुआ करता था, लेकिन जैसे पॉलिटी का जो है जमाना आया, सब पॉलिटी की तरफ भाग गए। फिर बीच बीच में उसके पहले हिस्ट्री का एक टाइम आया था कि सब हिस्ट्री लेते थे, फिर फिलोसफी लिया करते थे, फिर अभी एनिमल हस्बेंड्री जैसे सब्जेक्ट्स भी ले लेते। तो होता क्या कि दूसरा पैरामीटर मैंने क्या कहा, सक्सेस रेट बढ़ जाता है, वैसे ही बच्चे कहते हैं मैं ये ले लूंगा। तीसरा पैरामीटर है कि मुझे कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, ये मेरी रुचि है, जैसे मैं हिंदी लिटरेचर पढ़ना चाहता हूं, मुझे लिटरेचर अच्छा लगता है। ये 3 पैरामीटर है, ये 3 पैरामीटर चुने जा सकते हैं। पहला क्या है कि मैंने इसको पढ़ा है, इससे मैं परिचित हूं, ये मुझे ठीक लगता है, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए ले रहा हूं ऑप्शनल। नंबर 2 कि ये जो ऑप्शनल है इसमें सक्सेस रेट हाई है, सिलेबस छोटा है, इस तरीके के आर्गुमेंट आ जाते हैं कि जो मार्केट में बढ़िया चल रहा है ऑप्शनल वही लूंगा। तीसरा है कि मेरा इंटरेस्ट है, मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता हूं। इन तीनों में से एक किसी आर्गुमेंट में आपका दिमाग एकदम क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन ये मैंने कहा, अब देखो कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, आप उससे परिचित है, लेकिन वो लो स्कोरिंग है, वहां ज्यादा नंबर नहीं मिलते, आपका नुकसान हो जाएगा। नंबर 2, किसी सब्जेक्ट का सक्सेस रेट बहुत हाई है, बहुत सारे सफल अभ्यर्थी उसमें जो है सफल हो रहे हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप भी उतने मार्क्स ला पाए। हो सकता है आपका इंटरेस्ट ना बन रहा हो सकता है आपको वो समझ में ना आवे, हो सकता है उसमें वो लेखन आप विकसित ना कर पाए जिससे मेन में एग्जामिनेशन बने, अच्छे मार्क्स मिले, गड़बड़ हो गया। तीसरा, इंटरेस्ट, किसी सब्जेक्ट में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं, लेकिन वो सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग नहीं है, उस सब्जेक्ट से सफलता प्राप्त करना मुश्किल है, इसलिए भी जो है इस पर सोच लेना चाहिए। ये 3 पैरामीटर है जो मैंने तुमको दिए, इस पर सोच लो। दूसरी बात जो तुम लोगों ने कही थी कि टाइम मैनेजमेंट बेटा क्या है, टाइम मैनेजमेंट टाइम टेबल से करो, ठीक है ना, बिल्कुल ले लो। अली अहमद अगर पहले डिसाइड किया हुआ है बेटा, दिल मजबूत है, पक्का है और लग रहा है मुझे अच्छा लगता है, मैं इसका सिलेबस कवर करूंगा, मैं अच्छे से राइटिंग की प्रैक्टिस, पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे तुमको अन्य काम जो है माइनस जो है 6 2 8 और 7 3 10 12 घंटे बचे, बात कर लो 7 1 7 2, ये जो 16 बैकअप के लिए रखो, इस को करना है। मैं फिर वही कह रहा हूं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। तुमको आज